हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके ऑपरेशन रिसर्च का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्लेसमेंट मॉडल के बारे में। रिप्लेसमेंट मॉडल का जो सवाल है वो लगभग हर साल क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और 15 नंबर का इसका एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब सबसे पहले रिप्लेसमेंट मॉडल क्या होता है? तो रिप्लेसमेंट मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिससे हम रिप्लेसमेंट का डिसीजन लेते हैं। इट मींस रिप्लेसमेंट मॉडल से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कब किसी असेट को रिप्लेस करना है या हमें उस असेट को भी आगे कंटिन्यू करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई व्हीकल है, आप कोई एक्टिवा यूज करते हैं, तो आपने जब एक्टिवा खरीदी थी तो शुरुआत में उसके मेंटेनेंस के ऊपर पैसा कम खर्च होता था। जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती गई उसके मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ने लग गया। एक समय ऐसा आता है कि वो गाड़ी इतने खर्चे मांगने लगती है, वो व्हीकल इतने खर्चे मांगने लगता है कि आप फिर ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें इस व्हीकल को सेल कर देना चाहिए और बदले में हमें नया व्हीकल ले लेना चाहिए। लेकिन जब हम बात करें किसी कंपनी की, तो कोई कोई भी कंपनी क्या करती है, जब किसी मशीन को परचेज करती है तो एक लेवल के बाद वो क्या करते हैं, उस असेट को हमेशा रिप्लेस कर देते हैं। वो वेट नहीं करेंगे कि ये मशीन पूरी खराब होगी तभी हम उसे रिप्लेस करेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या करते हैं, उस असेट को रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेसमेंट मॉडल में हमें यही सीखना है कि कब हमें असेट को रिप्लेस करने का डिसीजन लेना है। इट मींस हमें पुरानी मशीन को देना है, बदले में नई असेट लेना है। तो रिप्लेसमेंट मॉडल से हम रिप्लेसमेंट का डिसीजन लेना सीखेंगे कि कब हम असेट को रिप्लेस करेंगे विद अ न्यू वन। अब रिप्लेसमेंट मॉडल जो होता है उसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2, एक होता है टाइप 3। टाइप 1 में लिखा है, देखिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज नॉट गिवन, तो इसे हम कंसीडर करेंगे टाइप 1। टाइप 2 में लिखा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज गिवन। जब आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दिया होगा तो उसे हम टाइप 1 कंसीडर करेंगे। जब आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसे हम टाइप 2 कंसीडर करेंगे। अब सवाल ये कि सर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है? तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब होता है कि समय के साथ में जो रुपये की वैल्यू होती है वो चेंज होती है। समय के साथ में जो रुपये की वैल्यू होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि बेटा आप मुझसे आज 100 रुपए ले लो, या आप मुझसे 1 साल बाद 100 रुपए ले लो, तो आप कौन से 100 रुपए लेना पसंद करोगे? तो आप बोलोगे सर हम आज आपसे 100 रुपए लेना पसंद करेंगे, क्योंकि आपसे लिए हुए 100 रुपए को अगर आज हम कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है वो 1 साल बाद 110 रुपए, 120 रुपए या 150 रुपए बन जाए। ठीक है, लेकिन आप दूसरे ऑप्शन में आज भी हमें 1 साल बाद भी आप हमें कितने रुपए दे रहे हो, 100 रुपए। इसका मतलब आज के जो 100 रुपए हैं वो 1 साल बाद के 100 रुपए से ज्यादा पावरफुल है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या इसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब समय के साथ जो रुपये की वैल्यू होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है तो उसे हम टाइप 1 कंसिडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया नहीं है तो उसे हम टाइप 2 कंसिडर करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है? तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक ऐसा रेट होता है जिससे हम फ्यूचर में आने वाले और फ्यूचर में जाने वाले पैसे की प्रेजेंट वैल्यू पता करते हैं। इसका मतलब आज की वैल्यू पता करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं आपको 5 साल बाद 1 लाख रुपए दूंगा, तो 5 साल बाद मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। अब आपको ये पता करना है कि उस 1 लाख रुपए की आज वैल्यू कितनी है। तो आपको क्या करना होगा, उस 1 लाख रुपए को 5th ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो टाइप 1 में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया नहीं होता है, टाइप 2 में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया होता है। तो जब हम टाइप 2 पढ़ेंगे तब हम आपको सिखाएंगे कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकाला जाता है, या जो रेट आपको दिया होता है उसको फिर कैलकुलेटर पे हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और टाइप 3 होता है ग्रुप रिप्लेसमेंट एंड इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। ग्रुप रिप्लेसमेंट एंड इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का मतलब कि आप पूरे के पूरे ग्रुप को एक साथ रिप्लेस करेंगे, घर में जितनी भी लाइट लगी है सभी एक साथ बदलेंगे, या जो लाइट खराब होती जा रही है आप उसको बदलते जा रहे हैं। तो इसका डिसीजन लिया जाता है टाइप 3 में। या यूं कहें कि टाइप 1 और टाइप 2 में ऐसे सवाल आते हैं जो धीरे धीरे खराब होते हैं, या टाइप 1 और टाइप 2 में ऐसे सवाल आते हैं जिसके अंदर असेट आपकी धीरे धीरे खराब होती है। ठीक है, आपकी असेट जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, खराब होती है। इट मीन जो भी आप असेट यूज कर रहे हैं, जो भी आप मशीन यूज कर रहे हैं वो धीरे धीरे खराब होगी। तो धीरे धीरे खराब होने को बोलते हैं डिकम्पोज ओवर टाइम, या इसे कहा जाता है ग्रेजुअली डिटोरिएट। ठीक है, और टाइप 3 में ऐसे सवाल आते हैं जिसके अंदर जो असेट होती है वो अचानक से खराब हो जाती है। जैसे आपके घर में कोई बल्ब लगा है वो अचानक से खराब हो जाएगा, आपके घर में जो टीवी लगी है वो अचानक से खराब हो जाएगी। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है वो अचानक से खराब हो जाती है। लेकिन जो मशीन्स होती है, जो व्हीकल होते हैं वो अचानक से खराब नहीं होते हैं। वो पहले हमें कुछ इंडिकेशंस देते हैं कि अब मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है या ये खर्चा बढ़ रहा है। तो अलग अलग प्रकार के खर्चे जब बढ़ते हैं तो वो अचानक से खराब नहीं होते, वो हमें कुछ धीरे धीरे क्या देते हैं, इंडिकेशंस देते हैं। उससे हमें पता चलता है
कि अब हमें असेट को रिप्लेस करना है या अब हमें असेट को रिप्लेस करना नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टाइप 1 के एक सवाल के साथ, और इतना इजी क्वेश्चन रहता है कि आप 2 मिनट में ये टाइप 1 का क्वेश्चन सीख भी जाएंगे। देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले तो पता कैसे चलेगा कि टाइप 1 है, तो देखिए टाइप 1 का जब भी सवाल आपके सामने आएगा तो टाइप 1 के सवाल में आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन नहीं होगा। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन नहीं है इट मींस ये टाइप 1 है। और अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन, एक रेट दिया होगा 10%, 8%, 12%, 15%, उसी को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई रेट नहीं दिया है क्वेश्चन में तो समझ जाइएगा टाइप 1 है, और अगर आपको क्वेश्चन में कोई रेट दिया है इसका मतलब वो टाइप 2 है। अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया है अ ट्रक ओनर फाइंड दैट फ्रॉम हिज पास्ट रिकॉर्ड दैट द मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर ऑफ अ ट्रक उस परचेज प्राइस। अब देखिए ट्रक की परचेज प्राइस कितनी है, तो परचेज प्राइस है 8,000 रुपए। आपने एक ट्रक खरीदा था 8,000 रुपए में, इसकी आपको मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है, तो आपको 8 इयर्स गिवन है, साथ में 8 सालों की मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है। अब देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट जिसे हम मेंटेनेंस कॉस्ट है, हो सकता है आगे के क्वेश्चन में ये रनिंग कॉस्ट के नाम से आए, रनिंग कॉस्ट के नाम से आए, या हो सकता है कि आगे के क्वेश्चन में ये ऑपरेटिंग कॉस्ट के नाम से आए। तो मेंटेनेंस कॉस्ट को हम रनिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है समय के साथ ये बढ़ती है। इसका मतलब जैसे जैसे असेट पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे मेंटेनेंस का खर्चा क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट 1,000 है, सेकेंड ईयर की 1,300 है, थर्ड ईयर की 1,700 है, फोर्थ ईयर की 2,000 है, फिफ्थ ईयर की 2,900, सिक्स्थ ईयर की 3,800, सेवंथ ईयर की 4,800 और एट्थ ईयर की 6,000 है। और साथ में आपको रीसेल वैल्यू भी गिवन है। साथ में आपको क्या गिवन है, रीसेल वैल्यू गिवन है। तो ये जो रीसेल वैल्यू होती है जिसे आप स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, जिसे आप स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, या इसे हम रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो ये जो रीसेल वैल्यू होती है समय के साथ में इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो रीसेल वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू समय के साथ में क्या होती है, कम होती है। तो रीसेल वैल्यू फर्स्ट ईयर की 4,000, सेकेंड ईयर के 2,000, फिर 1,200, फिर 600, फिर 500, फिर 400, फिर 400, फिर 400। तो जो रीसेल वैल्यू होती है वो समय के साथ में या तो कम होगी, या हो सकता है क्वेश्चन में आपको रीसेल वैल्यू कांस्टेंट गिवन हो कि कांस्टेंट रीसेल वैल्यू 1,000 है, इसका मतलब आप मशीन को कभी भी बेचो 1,000 में बिकेगी। या हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कोई रीसेल वैल्यू गिवन नहीं है उसकी, तो अगर कोई रीसेल वैल्यू गिवन नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन एट विच टाइम इट इज प्रॉफिटेबल टू रिप्लेस द ट्रक। इसका मतलब आपको ट्रक को कब रिप्लेस करना है इसका आपको डिसीजन लेना है, या हम ट्रक को कब रिप्लेस करें ताकि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। तो देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन में कहीं भी बताइए कोई रेट दिया है क्या, 10%, 12%, 15%, 18%, 20%। तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी कोई रेट नहीं दिया है। तो कहीं भी कोई रेट नहीं दिया है इसका मतलब ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। ऐसा सवाल है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया नहीं है, और ऐसा सवाल है जिसमें असेट जो है वो धीरे धीरे खराब होगी, मतलब ग्रेजुअली डिटोरिएट होगी या डिकम्पोज ओवर टाइम होगी। क्योंकि जो ट्रक है मतलब ये एक व्हीकल है, तो व्हीकल अचानक से खराब नहीं होता, धीरे धीरे खराब होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होती है वो सडनली खराब हो जाती है। तो सडनली खराब होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं या सडनली खराब होने वाली जो असेट होती है वो टाइप 3 में आएगी। किसमें आएगी, टाइप 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन एट विच टाइम इट इज प्रॉफिटेबल टू रिप्लेस द ट्रक। हमें ये बताना है कि हम ट्रक को कब रिप्लेस करें। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल 7 कॉलम टेबल बनाना है, सिंपल 7 कॉलम टेबल बनाना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है जिस टेबल में पहले तो आप लिखेंगे ईयर 1, ईयर होगा फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में लिखेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट कहां से लिखी, तो पीछे से मैंने कॉपी की है। थर्ड कॉलम में क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। क्यूमुलेटिव का मतलब आपको हर साल के खर्चे को जोड़ते जाना है। फर्स्ट ईयर का खर्चा लिखा, उसमें सेकंड ईयर का जोड़ो, फिर थर्ड ईयर का जोड़ो, फिर फोर्थ ईयर का जोड़ो, एंड सो ऑन। आपको 8th ईयर तक के खर्चे जोड़ना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर 8 साल तक आप इस मशीन को अपने पास रखते हैं, आप इसको मेंटेन करते हैं, आप इसको रन करते हैं, तो 8 सालों में आपने इसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया। फोर्थ कॉलम में आएगी रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू क्या होती है, तो रीसेल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब 7 कॉलम की जो टेबल है उसमें से 3 कॉलम आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं। आपको ईयर गिवन होता है, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन होती है, आपको रीसेल वैल्यू गिवन होती है। आपको फिर निकालना है कैपिटल लॉस। क्या निकालना है, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्या होता है, तो कैपिटल लॉस का मतलब होता है कैपिटल को बेचने पे होने वाला लॉस। जैसे आपने मशीन 8,000 में खरीदी,
पहले साल अगर मशीन को 4,000 में बेचोगे तो 8,000 की चीज को 4,000 में बेचा तो नुकसान कितना हुआ? आप बोलोगे सर 4,000 का। 8,000 में मशीन खरीदी, दूसरे साल अगर आप मशीन को बेचोगे तो 2,000 में बिकेगी। तो 8,000 की चीज अगर 2,000 में बेची तो नुकसान कितने का हुआ? 6,000 का। 8,000 में मशीन खरीदी, उसको आपने तीसरे साल में 1,200 में बेचा, तो 8,000 की मशीन को अगर आप 1,200 में बेचोगे तो नुकसान कितना होगा? 6,800 का। तो समय के साथ में क्या होता है, जो असेट की वैल्यू रहती है वो कम होते जाती है, कम होते जाती है, तो हमारी जो कैपिटल लॉस होता है वो बढ़ते जाता है। आप इसको कैपिटल लॉस की जगह डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। फिर आपको निकालना है टोटल कॉस्ट, अब वो कैसे निकलेगी वो भी हम देखेंगे। और फिर 7th कॉलम में निकालना है एवरेज कॉस्ट। तो कभी भी टाइप 1 का सवाल आ जाए तो आपको हमेशा ये 7 कॉलम बनाना है, चाहे आपको रिसेल वैल्यू गिवन हो या रिसेल वैल्यू गिवन ना हो। अगर रिसेल वैल्यू गिवन नहीं होगी तब हम रिसेल वैल्यू की जगह 0 लिख देंगे, और अगर गिवन है तो जो गिवन होगी वो लिखेंगे। तो आपको 7 कॉलम की हमेशा एक टेबल बनानी होगी, जिसमें पहले कॉलम में ईयर, सेकेंड कॉलम में मेंटेनेंस कॉस्ट, थर्ड कॉलम में आप पता करेंगे क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 1,000 लिखेंगे, 1,000 में 1,300 जोड़ेंगे तो 2,300 आएगा, 2,300 में 1,700 जोड़ेंगे तो 4,000 आएगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, ये एमबीए 2012 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था। कितने नंबर का आया था? 15 नंबर का। 15 नंबर का सवाल कर रहे हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। 4,000 में 2,000 जोड़ दो, 6,000 आ जाएगा। 6,000 में 2,900 रुपए जोड़ दो, 8,900 आ जाएगा। सवाल ये कि सर जोड़ क्यों रहे? जोड़ इसलिए रहे क्योंकि आपने असेट में हर साल अलग अलग पैसा खर्च किया। हम ये पता करना चाहते हैं कि हमने 2 साल में कितना किया, 3 साल में कितना किया, 4 साल में कितना किया। तो देखिए, पहले साल आपने 1,000 रुपए खर्च किए, दूसरे साल आपने और 1,300 रुपए खर्च किए, तो टोटल कितने रुपए खर्च किए? 2,300 रुपए। तीसरे साल आपने और 1,700 रुपए खर्च किए, तो 3 साल में टोटल कितना खर्च कर दिया? 4,000 रुपए। तो हम टोटल खर्चा पता कर रहे हैं, तो ये टोटल है, इसी को हम क्यूमुलेटिव बोलेंगे। अब इसके अंदर 3,800 रुपए जोड़ेंगे तो इसमें 3,800 जोड़ेंगे तो आएगा 12,700। फिर इसमें 4,800 जोड़ेंगे तो आएगा 17,500। फिर इसमें 6,000 जोड़ेंगे तो आएगा 23,500। तो हमने क्या किए, टोटल जो खर्चे थे 8 साल के वो जोड़ दिए। पहले फर्स्ट ईयर का लिखा, उसमें सेकंड ईयर का जोड़ा तो था, सेकंड ईयर का जोड़ा तो सेकंड ईयर का क्यूमुलेटिव आ गया, उसमें थर्ड ईयर का जोड़ा तो थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव आ गया, सो ऑन। तो हमने टोटल खर्चे निकाल लिए। इसका मतलब अगर हम इस 8 साल तक इस ट्रक को हमारे पास रखेंगे, चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे, रन करेंगे, तो 8 साल में टोटल इसके ऊपर हमें 23,500 रुपए क्या करने होंगे? खर्च। अब आपको निकालना है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस को हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। कैसे निकलेगा? तो जो भी असेट की कॉस्ट है उसमें से आप रिसेल को माइनस करेंगे। कॉस्ट कितनी है? 8,000, उसमें से रिसेल 4,000 माइनस कर दो, तो 8 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना? 4। 8 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना? 6। 8,000 में से 1,200 जाएगा तो बचेगा कितना? 6,800। 8,000 में से 600 जाएगा, बचेगा कितना? 7,400। 8,000 में से 500 जाएगा, बचेगा कितना? 7,500। 8,000 में से 400 माइनस होगा तो बचेगा 7,600। हम क्या कर रहे हैं, जो परचेज प्राइस है उसमें से रिसेल वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आपने कोई असेट 8,000 में खरीदी, अब उसको फर्स्ट ईयर में आप 4,000 में बेच देंगे तो आपको 4,000 का नुकसान होगा। सेकंड ईयर में अगर आप उसको 2,000 में बेच देंगे तो आपको 6,000 का नुकसान होगा। या यूं कहें कि अगर आपने 4,000 में उसको बेचा तो 4,000 का उसके ऊपर क्या लगा? डेप्रीसिएशन। तो आप इसको डेप्रीसिएशन भी मान सकते हैं कि ये हमारा क्या है? एक प्रकार का डेप्रीसिएशन है। आगे 8,000 में से 400 गया तो 7,600, फिर 8,000 में से 400 गया तो 7,600। ये आ गई आपकी कैपिटल लॉस। अब आपको पता करना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो देखिए, टोटल कॉस्ट एकदम आसान है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव देखना है कि फर्स्ट ईयर में आपने उसके ऊपर असेट पे कितना खर्चा किया, साथ में आपके कितने रुपए और लगे अगर आप असेट को बेच देते। आपने सेकेंड ईयर तक कितना खर्चा किया, टोटल कॉस्ट निकालना है ना, टोटल। तो टोटल का मतलब आपको जितने भी खर्चे आपने किए उन सभी को जोड़ना है। तो जितने भी खर्चे किए उन्हें अगर जोड़ना है, मतलब आपको क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट लेना है। और क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट में आपका जो डेप्रीसिएशन है, या यूं कहें कि आपका जो कैपिटल लॉस है, उसको आपको ऐड करना है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में मशीन खरीदी, आपने 8,000 में मशीन खरीदी। 8,000 में मशीन खरीदने के बाद पहले साल उसके मेंटेनेंस पे 1,000 रुपए खर्च किए। अब अगर पहले साल ही आप मशीन को 4,000 में बेच देते तो आपको 4,000 का नुकसान होता। तो आपका टोटल जेब का पैसा कितना लग जाता? 1,000 प्लस 4,000, टोटल कितना लगता? 5,000। ठीक है। सेकेंड ईयर 2 साल आपने मशीन को चलाया, तो 2 साल में आपने टोटल 2,300 रुपए खर्च किए। अब दूसरे साल में अगर मशीन को बेचते तो 6,000 का नुकसान होता। इसका मतलब आपकी जेब का टोटल पैसा कितना लग जाता? 2,300 प्लस 6,000, टोटल कितना आता? 8,300। इट मींस जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे निकलेगी? तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको जो थर्ड कॉलम दिया है
उस थर्ड कॉलम में फिफ्थ कॉलम को जोड़ना है। इट मींस क्यूमुलेटिव में कैपिटल लॉस को जोड़ना है। और ये जो कैपिटल लॉस है इसे हम डेप्रीसिएशन भी बोलते हैं। तो डेप्रीसिएशन भी आपका क्या होता है, तो डेप्रीसिएशन भी आपका एक प्रकार का खर्चा होता है। तो सीधी सी बात है, खर्चे खर्चे जोड़ना है। तो खर्चा किसमें दिया, तो देखो रीसेल वैल्यू हमारा खर्चा नहीं है, हमारा खर्चा क्यूमुलेटिव और हमारा खर्चा है कैपिटल लॉस। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, 4000 में 6800 जोड़ोगे तो 10800 आएगा। 7400 में 6000 जोड़ोगे तो 13400 आएगा। 8 और 7 15, 15 और 1 हो जाएगा 16400। 12 और 7 19, 19 और हो जाएगा 20300। हम क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर थर्ड में कॉलम नंबर फिफ्थ को जोड़ रहे हैं। 17 प्लस 7 24, 25100 और 23 प्लस 7 30 और ये आ जाएगा 31100। तो हमने टोटल कॉस्ट पता कर ली। टोटल कॉस्ट कैसे पता करी, एक बार फिर से समझो। इसको समझने के दो तरीके हैं, या तो कॉलम नंबर थर्ड में कॉलम नंबर फिफ्थ को जोड़ दो, ये तो एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है वो हमने आपको बता दिया, थर्ड में फिफ्थ को जोड़ देना। पर एड थर्ड में फिफ्थ को क्यों किया, उसका रीजन समझना। आपने 8000 रुपए में एक मशीन खरीदी, फर्स्ट ईयर उस मशीन के ऊपर आपने 1000 रुपए खर्च किए। अब अगर फर्स्ट ईयर में आप उस मशीन को बेच देते तो 4000 में बिकती। तो 8000 की मशीन अगर 4000 में बिकती तो आपको नुकसान कितना होता, 4000 का। तो 4000 रुपए तो एक तो ये आपकी जेब से गए, साथ में 1000 रुपए और आपकी जेब से गए मेंटेनेंस के। तो टोटल आपने कितना जेब से गया, 5000। सेकेंड ईयर अगर आप मशीन को रन करते तो 1300 रुपए आपके खर्च होते। तो 2 साल में टोटल आपका खर्चा होता 2300 रुपए। अब सेकेंड ईयर में अगर आप मशीन को बेचते तो 2000 में बिकती। इट मींस मशीन को बेचने पे नुकसान कितना होता, 6000 का। तो आपकी जेब से टोटल पैसा कितना जाता, जो नुकसान हुआ वो प्लस 2 साल का खर्चा। तो 6000 में 2300 को जोड़ दो, फिर ऐसे ही 6800 में 4000 को जोड़ दो। 3 साल का जो टोटल खर्चा हुआ वो प्लस तीसरे साल में अगर मशीन को बेचते हैं तो कितना नुकसान हुआ उसको जोड़ दो, तो आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। अब आपको एवरेज कॉस्ट निकालना, तो एवरेज कैसे निकलेगा, तो देखो ये जो 5000 खर्चा है आपका 1 साल का खर्चा है। इसका मतलब आपने मशीन के ऊपर 5000 रुपए 1 साल में खर्च किए। तो 5000 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5000। 8300 आपने 2 साल में खर्च किए, तो 8300 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 4150। 10800 आपने 3 साल में खर्च किए, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3000। एक मिनट, मैंने शायद ये अमाउंट गलत लिख दिया। 4150 है, 41,500 लिख दिया था मैंने, 4100। 10,800 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, कितना आएगा 10,800, तो 3 3 3600। फिर 13,400 डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो 13,400 डिवाइडेड बाय 4 करने पर आएगा 3350। ठीक है, मतलब एवरेज कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं, एवरेज कॉस्ट निकालना है तो ये जो टोटल कॉस्ट दी है ना, जो पहला खर्चा वो सिर्फ 1 साल का, दूसरा खर्चा 2 साल का, तीसरा खर्चा जो दिया वो 3 साल का है। तो हमें क्या करना है, जो 6th नंबर का हमारा कॉलम है, जो हमारा 6th कॉलम है, दैट इज आवर टोटल कॉस्ट। उस टोटल कॉस्ट को आपको ईयर से, मतलब फर्स्ट कॉलम से क्या करना है, डिवाइड करना है। कॉलम नंबर 6 इसका मतलब टोटल कॉस्ट को ईयर से डिवाइड करना है। पहले कॉलम को 1 से, सेकेंड वाले को 2 से, थर्ड वाले को 3 से, फोर्थ वाले को 4 से, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। 16,400 डिवाइडेड बाय 5, 16,400 डिवाइडेड बाय 5, तो 16,400 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, कितना आएगा 3280 रुपये। कितना आएगा 3280 रुपये। तो यहाँ पर हम 3280 रुपये लिख देते हैं। 20,300 डिवाइडेड बाय 6, तो 3383 आएगा। फिर 25,100 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आएगा 3586। और फिर 31,100 डिवाइडेड बाय 8, ये आएगा 3888। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए, जो एवरेज कॉस्ट होती है ना, वो धीरे धीरे पहले कम होती है और कम होने के बाद वो फिर बढ़ने लगती है। तो देखिए, एवरेज कॉस्ट की अगर बात करें तो एवरेज कॉस्ट फर्स्ट ईयर में 5000, सेकेंड ईयर में 4150, थर्ड ईयर में 3600, फोर्थ ईयर में 3350, फिर 3280, फिर बढ़ने लग गई। तो जिस ईयर की एवरेज कॉस्ट सबसे कम होती है उस ईयर के एंड में मशीन को रिप्लेस करते हैं। इट मींस 5th ईयर तक ये कम हो गई। अब इसके बाद अगर आप मशीन को अपने पास कंटिन्यू रखेंगे तो हर साल आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ने लगेगा, और बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, बढ़ने लगेगा तो इट मींस अब आपको इस मशीन को अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा डिसीजन देना है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, डिसीजन देना है। डिसीजन किस बेसिस पे देना है, तो डिसीजन आपको देना है एवरेज कॉस्ट के बेसिस पर, कि जिस ईयर की एवरेज कॉस्ट सबसे कम है उस ईयर में हम मशीन को क्या करेंगे, रिप्लेस। तो लिखेंगे
एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, cost is minimum at the end of fifth year. Hence machine should be replaced. Hence machine should be replaced at the end of फिफ्थ ईयर। खत्म। आपको ये डिसीजन देना है कि मशीन को हम फिफ्थ ईयर के एंड में क्या करेंगे, रिप्लेस करें। तो इस तरीके से क्या दिया जाता है डिसीजन। तो रिप्लेसमेंट मॉडल का टाइप 1 के जितने भी सवाल होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। सभी सवालों में क्या करना है, आपको 7 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम ईयर का, दूसरा कॉलम मेंटेनेंस कॉस्ट, तीसरा कॉलम क्यूमुलेटिव मतलब जो मेंटेनेंस पे खर्चा किया उन सबको जोड़ दो, तीसरा कॉलम रीसेल वैल्यू, तो रीसेल वैल्यू या तो कम होती हुई दी होगी या कांस्टेंट गिवन होगी या गिवन नहीं होगी, तो जितनी गिवन है उतनी लिख देना। फिर निकालना है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्या होता है, तो कैपिटल लॉस का मतलब होता है मशीन को बेचने पे होने वाला नुकसान। तो उसके लिए क्या करना है, मशीन की जो कीमत है उसमें से रीसेल वैल्यू को माइनस करना है। इट मीन जो ऊपर 8,000 रुपए लिखे हैं स्क्रीन पर, उसमें से हमने फोर्थ कॉलम को माइनस कर दिया तो कैपिटल लॉस आ गया। कैपिटल लॉस के बाद निकालना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, तो इसमें क्यूमुलेटिव को और कैपिटल लॉस को ऐड करते हैं। तो थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम को ऐड कर देना, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब ये जो टोटल कॉस्ट है, तो जो पहली कॉस्ट है वो फर्स्ट ईयर की है, जो सेकंड कॉस्ट है वो सेकंड ईयर की, जो थर्ड कॉस्ट है वो 3 साल की है, जो फोर्थ कॉस्ट है वो 4 साल की। तो जो टोटल कॉस्ट है उसको ईयर से डिवाइड करना, पहली वाली को 1 से, सेकंड वाले को 2 से, थर्ड वाले को 3 से, फोर्थ वाले को 4 से एंड सो ऑन। तो आपकी आ जाएगी एवरेज कॉस्ट। जिस ईयर की एवरेज कॉस्ट सबसे कम होगी उस ईयर के एंड में मशीन को रिप्लेस करना है। खत्म। इतना करोगे 15 नंबर मिलेंगे। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एमबीए 2012 के क्वेश्चन पेपर में आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप इस तरीके के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप तुरंत ये ऐप डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में आपको ये प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगी, एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में ऑपरेशन रिसर्च के आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। साथ में इस एप्लीकेशन में आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा फ्री मिलेगा, और इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको बिजनेस रिसर्च मेथड भी पूरा फ्री मिलेगा। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर, गूगल प्ले पे जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप आईफोन यूजर है तो आईफोन यूजर भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो वेबसाइट पर जाकर भी अपनी स्टडी को आसान बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपके एक एक वीडियोस एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमने अपलोड किए हैं। साथ में आपको जो पीडीएफ नोट्स सभी चीजें इसी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। इट मींस अब टेलीग्राम पर मुझे कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें आपको इस पूरी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो आपको ऑपरेशन रिसर्च के और क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करना है, टाइप 1 के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए, उसमें डाउनलोड कर लीजिए। उसमें काफी सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, आप एक एक वीडियोस को देखते जाइए, अपनी स्टडी को और आसान बनाते जाइए। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन से उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे सीधे टाइप 2, क्योंकि और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एप्लीकेशंस में इसके वीडियोस मिल जाएंगे।